नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 12 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। सीधा रुख करेंगे गुजरात का, जहां पर जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। यात्रा का श्री गणेश करूं। 5 स्थानों से यह गौरव यात्रा गुजरात में चलने वाली है। आज मैं द्वारका पीठ पर जाने वाला हूं, वहां से भी गौरव यात्रा का प्रारंभ करूंगा। कल हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे, वो 2 स्थानों से 3 गौरव यात्राएं प्रारंभ करेंगे। उसमें से एक गौरव यात्रा हमारे आदिवासी भाइयों को समर्पित होगी। भगवान बिरसा मुंडा को याद करके वो यात्रा चलेगी। मैं इन तमाम यात्राओं के प्रारंभ में जो मुझे यहाँ सौभाग्य मिला है कि मैं इस यात्रा का प्रारंभ करूं, मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम ने इस गौरव यात्रा को निकालने का निर्णय लिया। मित्रों, ये गौरव यात्रा कोई भारतीय जनता पार्टी की गौरव यात्रा नहीं है। ये यात्रा निकालने वाली भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है। ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करने वाली गौरव यात्रा है। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि जो देश को दुनिया के नक्शे पर फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर के चलने वाला भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे छलांग लगा रहा है, उस गौरव यात्रा की गंगोत्री गुजरात है। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। उसकी गंगोत्री है तो गुजरात है। गुजरात ने बहुत संत दिए। गुजरात धार्मिक भूमि रही है। गुजरात ने बहुत से सामाजिक सुधारक दिए। गुजरात ने बहुत से नेता भी दिए। हम अगर बापू महात्मा गांधी जी को याद करें तो वो गुजरात की धरती में। अगर हम सरदार पटेल को याद करें, जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया, तो गुजरात की धरती को याद करें। और भारत को आधुनिक भारत बनाते हुए दुनिया के नक्शे पर खड़ा करने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, ये भी हमको याद है। इसलिए मित्रों, यह हमारा सौभाग्य है और इस सौभाग्य को ध्यान में रखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी गौरव यात्रा निकाले, लेकिन गुजरात का एक एक व्यक्ति इस गौरव यात्रा से गौरवान्वित होना है। एक एक व्यक्ति को ये गौरव का पल के साथ अपने आप को शामिल करना है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मित्रों, राजनेता किस तरीके से प्रदेश और देश की तस्वीर बदलता है, इसका हमने जीता जागता प्रमाण देखा है। तो पहले गुजरात की विकास यात्रा देखी है और अब हम देश की विकास यात्रा देख रहे हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। अभी अभी रूपाला जी ने आपके सामने बताया कि यहां बबूल के जंगल होते थे। अरे भाई, जब बबूल को उगाने वाली पार्टी होगी तो बबूल ही उगेगा ना। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। ये बबूल को लगाने वाले लोग तो थे। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया सालों का? भाई को भाई से लड़ाया, इलाके को इलाके से लड़ाया, जहां पानी चाहिए था वहां पानी नहीं दिया, जो विकास की यात्रा चलानी थी उसमें अटकाया, भटकाया, लटकाया। अब ये दीगर बात है कि खुद भी अटके हुए हैं, लटके हुए हैं और भटके हुए हैं।
तो गुजरात के मेहसाणा में जेपी नड्डा की हुंकार। बढ़ते हैं आगे, बात जम्मू में वोटर लिस्ट की करते हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट को लेकर आए एक बड़े आदेश में जम्मू में अब 1 साल से ज्यादा वक्त से रहने वाले वोट डाल सकेंगे और वोटिंग के लिए वो अपने नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे और वहां के वोटर बन जाएंगे। इस संबंध में जम्मू जिला चुनाव अधिकारी ने आदेश भी जारी कर दिया है और जिले के निर्वाचन अधिकारी अवनी लवासा ने अपने आदेश में कहा है कि जो भी शख्स 1 साल से ज्यादा वक्त से रह रहा है वो अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं। जिला चुनाव अधिकारी के आदेश के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी का गुस्सा फूट पड़ा है। पार्टी ने विरोध प्रकट करते हुए कहा है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट में 25 लाख नए वोटर्स को जोड़ने की कवायद कर रही है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम चल रहा है और इसी को लेकर पूरी जोर आजमाइश है और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने इस पर विरोध प्रकट किया है। तो जम्मू में वोटिंग के अधिकार पर बड़ा फैसला, इसको समझिए। जिले में 1 साल से अगर ज्यादा कोई भी रहा है तो वो अपडेट करा सकता है, वोटर लिस्ट में अपने नाम को जुड़वा सकता है और इस संबंध में आदेश भी जारी किया जा चुका है। जहां जिला चुनाव अधिकारी अवनी लवासा का यह सर्कुलर आपको हम दिखा रहे हैं, जो स्क्रीन पर आप बाएं तरफ देख रहे हैं वो सर्कुलर है, वो आदेश है। जम्मू में वोटर लिस्ट पर यह बड़ा फैसला आया है। आपको प्रतिक्रिया सुनवाते हैं, सुने। तो जिस 11 जिलों को बताया जा रहा है, कौन कौन से वो जिले हैं जल्दी से आपको बता देते हैं। चलिए नजर डालिए। विश्ना, आरएसपुरा, जम्मू पश्चिम, भलवल, नगरोटा, मड और आगे अगर बढ़े तो ये सुचेतगढ़ है, इसमें जम्मू पूर्व है, जम्मू उत्तर है, अखनूर सेक्टर भी शामिल है, खौड़ भी इसमें शामिल है। इसके अलावा एक जिला और है। कुल मिलाकर 11 जिलों पर यह बात हो रही है और इसी को लेकर यह पूरी जोर आजमाइश और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी बनाम नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अभी देखने को मिल रहा है। प्रतिक्रिया क्या आ रही है आपको हम सुनवाते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डीसी जम्मू ने एक ऑर्डर किया है जिसमें यह कहा गया है कि जो 7 डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आधार है, बैंक की कॉपी है, इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ मकान के कागजात हैं। इन 7 कागजों को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि कोई भी जो 1 साल से यहां पर रह रहा है वो वोट बनवा सकता है। इसके अलावा अगर किसी के पास किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं है, इक्का दुक्का ऐसे लोग, तहसीलदार अगर 2 गवाह लेकर के उनको ऑथेंटिक करता है तो वो वोट बनवा सकते हैं। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन सारी जो है वो भाजपा के इशारे पे नाचती है और इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, वो रिमोट कंट्रोल से चलती है। इसलिए मंशा और नीयत साफ है कि आउटसाइड वोटर्स जो यहाँ पे घूमने भी आता है, किसी का बैंक में खाता है, वो यहाँ काम करने आता है फिर जाता है, तो वो भी एक मान लिया गया। और किसी कानून में 1 साल का कोई ऐसा प्रावधान नहीं कि 1 साल से जो है वो आपको अगर रह रहे हैं तो यू कैन बिकम वोटर। तो इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन गैर कश्मीरी किस तरह से सत्ता के समीकरण को परिवर्तन कर देंगे आपको हम बताते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से नजर डालिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। देखिए गैर कश्मीरी किस तरह से सत्ता का समीकरण बन लेंगे तो वोटर लिस्ट का पैमाना बदलने का असर होगा। 25 लाख नए वोटर्स जुड़ जाएंगे। चुनावी गणित बदल सकते हैं ये 25 लाख मतदाता, क्योंकि 25 लाख की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल करीब 78 लाख वोटर्स हैं, मतदाता हैं। अब ये 25 लाख ऐड होंगे तो 1 करोड़ पार हो जाएंगे मतदाताओं की संख्या की बात करें, वोटर्स की संख्या इस तरह से बदल जाएगी, क्योंकि 25 लाख और इसी 25 लाख को लेकर खींचतान है। जहां भारतीय जनता पार्टी तो बेहद खुश है, इसका स्वागत कर रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत और जो पार्टियां हैं वहां पर इस पर विरोध प्रकट करती हुई नजर आ रही हैं। तो जम्मू कश्मीर में फिलहाल करीब 78 लाख मतदाता हैं और 25 लाख को जोड़ दें तो 1 करोड़ संख्या पार चली जाती है। और ये जो सर्कुलर है वो आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जिले में आदेश जारी किया गया है। और इसमें यह है कि 1 साल से अगर कोई ज्यादा वहां पर रह रहा है तो वो मतदाता हो जाएगा, उसको अपना नाम ऐड करवाना होगा, सूची में जुड़वाना होगा। और इस बाबत सर्कुलर जिला चुनाव अधिकारी अवनी लवासा ने जारी कर दिया है। तो जम्मू में वोटिंग के अधिकार पर यह बेहद बड़ा फैसला और काफी अहम, इसलिए भी टाइमिंग को लेकर भी देखिए जरा। चुनाव कुछ वक्त बाद जम्मू कश्मीर में हो सकता है, संभव है। अब उसी को लेकर ये पहले पूरी तरह से तैयारी। तो 25 लाख नए वोटर्स के जुगाड़ में भारतीय जनता पार्टी ये कहना है, आरोप लगाया नेशनल कॉन्फ्रेंस
और जिले में कुल 11 सीटों पर यह असर पड़ेगा। कौन कौन से जिले हैं देखिए, बिश्नाह, आरएसपुरा, जम्मू पश्चिम, भलवल नगरोटा और इसके अलावा मढ़, सुचेतगढ़, जम्मू पूर्व, जम्मू उत्तर, अखनूर, खौर और इसके साथ एक जिला और है। कुल 11 जिले हैं। अगर आप जम्मू में इन 11 जिलों में रहते हैं और 1 साल से ज्यादा वक्त से रह रहे हैं तो आप भी वहां पर मतदान करने के काबिल हो जाएंगे, आपको अधिकार मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए करना यह होगा कि मतदाता सूची में खुद का नाम रजिस्टर करवाना होगा, अपडेट करवाना होगा। तो यह सर्कुलर भी जारी हो गया है। तो आप जम्मू कश्मीर के ये वोटर्स और जो लोग वहां पर हैं उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण कदम और ये फैसला, क्योंकि 25 लाख जो नए वोटर्स हैं जिनकी चर्चा हो रही है वो जुड़ेंगे तो चुनावी समीकरण को बदल देंगे। अब किसके पाले में ये 25 लाख मतदाता जाएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उनको ये एक अधिकार मिल रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। तो ये बहुत बड़ा फैसला जम्मू में वोटर लिस्ट पर। जिले में 1 साल से ज्यादा रहने वाले बन सकते हैं वोटर। जिला चुनाव अधिकारी अवनी लवासा का यह सर्कुलर, यानी चुनाव आयोग का यह फैसला। अभी 78 लाख वोटर्स हैं इस पूरे एरिया में अगर बात कर लें जम्मू कश्मीर में, लेकिन जब 25 लाख संख्या उसमें ऐड होगा तो 1 करोड़ पार कर जाएगी ये मतदाताओं की सूची, उनकी संख्या। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि किसी भी चुनावी समीकरण को ये बनाने और बिगाड़ने का मद्दा रखते हैं, ताकत रखते हैं अपने मताधिकार के जरिए। तो गैर कश्मीरी किस तरह से सत्ता का समीकरण परिवर्तन करेंगे, ये इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी को लेकर ये पूरी कवायद है खींचतान है, जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नाराजगी जाहिर कर रही है। उनको डर है कि वो जो 25 लाख मतदाता ऐड होंगे शायद कहीं और जाएंगे। आपको हम प्रतिक्रिया सुनवाएंगे। देखिए, ये पहले ही खुलासा आ गया था जब बहुत बवाल हुआ था इस पे। जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये कहा था कि 25 लाख आउटसाइड वोटर्स जो हैं वो यहाँ पे वोटर बनेंगे रिवीजन ऑफ रूल्स में। तो उसी वक्त ये समझ आ गई थी बात कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। अब उनको जम्मू कश्मीर के वोटर्स पे विश्वास नहीं है और इसलिए जो भी यहाँ होगा उसको जो है वो इस तरीके से वोटर बनाया जाएगा। और अब तो सामने आ गया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जम्मू के माध्यम से आर्डर निकाला गया कि सारे तहसीलदार जो है वो जाएं और वहां जाकर के रेजिडेंस सर्टिफिकेट दें। पहुंचा रहे हैं क्योंकि जम्मू में वोटिंग के अधिकार पर यह बड़ा फैसला लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। तो इस खबर पर बनी हुई है हमारी नजर, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण खबर। बिहार में जेपी की जयंती की विरासत पर अपनी अपनी दावेदारी की जंग छिड़ चुकी है। एक और नीतीश कुमार कहते हैं कि जब तक जिएंगे जेपी को नहीं भूलेंगे, तो दूसरी ओर अमित शाह ने भी पूरे मामले पर नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। गुजरात के विद्यार्थियों ने आंदोलन किया और वो आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। हम लोग तो उन्हीं के सिद्धांत को मानते हैं। जयप्रकाश जी के उस सपने को आज साकार कर रही है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार। लोकनायक जयप्रकाश नारायण किसके? देश में महापुरुषों के असली शिष्य हम ही है वाली राजनीति का ये चैप्टर बिहार में जेपी की 121वीं जयंती पर खुला। कुछ साल पहले ये कहानी दिखाने के लिए आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह आपको बिहार के छपरा के उसी सिताब दियारा गाँव में ले चलते हैं जो जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है और पैतृक गाँव, जहाँ जयप्रकाश नारायण की भव्य मूर्ति का अनावरण होता है, राष्ट्रीय स्मारक बनता है। कार्यक्रम में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ पहुँचते हैं, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नागालैंड में मौजूद होते हैं। जयप्रकाश नारायण के गाँव में अमित शाह बताते हैं कि कैसे गुजरात के छात्रों के आंदोलन की अगुवाई जेपी ने की थी और नागालैंड के दौरे पर गए नीतीश इस राज्य से जेपी का कनेक्शन बताने में जुटते हैं। दोनों दलों के बीच हमारे जेपी तुम्हारे जेपी वाली रस्साकशी चलती है। जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। हम लोग तो उन्हीं के सिद्धांत को मानते हैं और जो उनकी इच्छा थी उसी को लागू करके
बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों का तो एकदम उनके प्रति एक दूसरे तरह का लगातार, जिसको कहिए कि जब तक जीवित हैं तब तक इनको भूल नहीं सकते। नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद यादव, सुशील मोदी, ये सभी वो नेता हैं जो जेपी के आंदोलन से ही आगे बढ़े और देश की राजनीति में चमके। लेकिन अब बीजेपी ये बताने में जुटी है कि जेपी के विचारों को तो माना है तो सिर्फ बीजेपी ने माना है, जिसमें ये तस्वीर देखकर समझिए। जहां अभी केंद्र सरकार जेपी की याद में राष्ट्रीय स्मारक तैयार करती है, वहीं बगल में पुस्तकालय और स्मृति भवन, जिसे नीतीश सरकार ने तब बनाया जब सरकार में साथ में बीजेपी रही। अब बीजेपी ये याद कराने में जुट गई कि नीतीश कुमार ने जेपी की याद में जो कुछ किया वो सिर्फ बीजेपी के साथ सरकार में रहने पर किया, वरना ना करती। 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे जयप्रकाश नारायण ने 1974 में देश में संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत की। ऐसा आंदोलन जिसका मकसद था सामाजिक न्याय हो, जातीय व्यवस्था टूटे। संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जेपी राजनीति में परिवर्तन और नवनिर्माण का सपना देखते थे। आज उन्हीं के अनुयायी होने का दावा करने वाली हर सियासत का सच वाकई क्या वही है जैसा जेपी चाहते थे? रोहित कुमार सिंह, सिताब दियारा गांव, छपरा, आज तक। मौसम बदलने के साथ ही देश में कुदरती कहर टूटने लगा है। कहीं आफत की बारिश हो रही है तो कहीं बाढ़ से जिंदगी बेहाल है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है तो मैदानी इलाकों में बारिश संकट बनकर आ गई है। उत्तर से दक्षिण तक कई राज्यों में हालात बेहद गंभीर हैं। कई तस्वीरों को 10 तस्वीरों को रख रहे हैं आपके सामने। लाहौल स्पीति, मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बहराइच, अयोध्या, गोरखपुर, दिल्ली, हैदराबाद। हर जगह एक ही कहानी, एक ही तस्वीर। कुदरती आफत, बारिश और बाढ़ से हाहाकार, जिंदगी बेहाल। हिमाचल प्रदेश की बात सबसे पहले, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। ऊंचे इलाकों में बसे यहां के ज्यादातर हिल स्टेशन सफेद चादर में लिपट चुके हैं। बारिश और बर्फबारी के साथ ही हिमाचल में कड़ाके की ठंड ने भी दस्तक दे दी है। अब कई इलाकों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। वहां के लोग इस वक्त ठंड की चपेट में है। तो मनाली, कुल्लू, रोहतांग में भारी बर्फबारी हुई है और उसी की वजह से संकट भी है। ये देख पा रहे हैं सड़कों की किस तरह की स्थिति है। सफेद चादर, गाड़ियों की अगर बात करें, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई जगह जाम की भी स्थिति है। एक स्पेशल रिपोर्ट देखें। हिमाचल में मौसम की सबसे जबरदस्त बर्फबारी। शिमला, मनाली में कई डिग्री नीचे लुढ़का पारा। पहाड़ों पर बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश। हिमाचल प्रदेश के कई हिल स्टेशनों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। ऊंचे पहाड़ों पर सीजन की सबसे भारी बर्फबारी हुई है। सूबे की राजधानी शिमला के साथ ही मनाली में सोमवार रात से ही बारिश जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में हो रही बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। पारा अचानक नीचे लुढ़क गया है। समुद्र तल से 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लाहौल स्पीति घाटियों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। इससे काजा, लोसार और चिचम जैसे हिल स्टेशन बर्फ की मोटर चादर से ढक गए हैं। ये बर्फबारी तय समय से हुई है। ऐसे में इन हिल स्टेशनों के होटल मालिक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सर्दियों का टूरिस्ट सीजन भी अपने समय से शुरू हो जाएगा। रोहतांग पास की तरफ जाने वाले इस सड़क के चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। मनाली से 52 किलोमीटर दूर रोहतांग पास के करीब चितकुल गांव में ये बर्फबारी हुई है। चीन बॉर्डर के करीब ये खूबसूरत वादी है जिसका रुख सैलानी अक्सर करते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से ही हिमाचल के अलग अलग इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। देखिए, बारिश और बर्फबारी तो लगभग हर जगह हुई है हिमाचल में, और बर्फ का भी कुछ रिपोर्ट्स है। डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू के भी कुछ एरिया, किन्नौर और लाहौल स्पीति, और हंसा में जो है 5.4 सेंटीमीटर जो रिपोर्टेड स्नोफॉल हुआ है अभी। तापमान में जो है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है न्यूनतम तापमान में कमी आई है, तो उससे थोड़ा ठंड भी हो गया, टेम्परेचर डिप किए हैं। और जहां तक इस बारिश का प्रश्न है, बारिश आज तो ये कंटिन्यू करेगी, आज का दिन, लेकिन कल से फिर मौसम ठीक होना शुरू हो जाएगा और अगले 4 से 5 दिन मौसम फिर अब ठीक है। हिमाचल में कोई
बारिश नहीं है और कोई इस तरह का जैसे खराब मौसम है वैसी संभावना। धर्मशाला के पास हिमालय की धौलाधर रेंज बर्फबारी की चपेट में है। वहीं राजधानी शिमला समेत कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके आसपास के इलाकों यानी कुफरी, फागू और नारकंडा में भी बरसात हुई है। शिमला का तापमान 9.4 डिग्री दर्ज किया गया है। मनाली में 10.4, किन्नौर के कल्पा में पारा जहां 6.4 डिग्री तक लुढ़का, वहीं केलोंग में 3 डिग्री तक गिर गया। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में इस समय सेब का सीजन चल रहा है। ऊंचे इलाकों से सेब की लाखों पेटियां मंडी पहुंचनी हैं। ऐसे में बर्फबारी ने परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का दौर कल भी जारी रहेगा। शुक्रवार से ही मौसम साफ होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। जी हाँ, तो पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, तो देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से जिंदगी परेशान हो उठी है। खासकर उत्तर प्रदेश में तो संकट बेहिसाब बढ़ गया है। कई जिले बारिश और बाढ़ की चपेट में। कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से संकट है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 18 जिलों में बाढ़ का कहर है, जहां 6 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से जिंदगी यहां पर परेशान है और लोग पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के 1300 अगर बात कर लें, देखिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई राज्य इसकी अभी चपेट में हैं और घरों की स्थिति क्या है, पानी भर चुका है। लोग काफी परेशान हैं कि किस तरह से जिंदगी गुजर बसर कर सकें। हालांकि सहायता के नाम पर जो आर्थिक सहायता या फिर सरकारी सहायता कोशिश है, दिशा निर्देश जारी किया गया है, लेकिन कितनी पहुंच पा रही है ये वहां की स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये जल संकट है, जल समाव है, ये आफत, कुदरती कहर है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वे करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पर बारिश का जो आक्रमण है, 18 जिलों पर इसका खासकर असर। इसमें कौन कौन से जिले हैं? बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, श्रावस्ती। इसके अलावा अगर दूसरे जिलों की बात कर लें तो गोंडा भी प्रभावित है, बहराइच भी प्रभावित है, लखीमपुर खीरी और अब बाराबंकी की भी हालत कुछ ऐसी ही है। बुलंदशहर, आजमगढ़, महाराजगंज, सीतापुर, यहां नदियां उफान पर हैं। शारदा, घाघरा नदी, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, ये नदियां उफान पर हैं इस वक्त और इसलिए प्रशासन भी एहतियात। देखिए, रोहिन, कुवानो, सरयू और बासी नदी भी उफान पर हैं। जो आसपास लोग वहां पर रहते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं पर खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट देखिए। मानसून तो बीत गया, जितनी राहत देनी थी दे गया, जितनी आफत बननी थी बन चुका वो मानसून। लेकिन अब मानसून के गुजर जाने के बाद अक्टूबर की आफत शुरू हुई है। देश के अलग अलग हिस्से इस अक्टूबर वाली आफत से जूझने लगे हैं। तबाही और आफत की एक हाहाकारी तस्वीर दक्षिणी राज्य कर्नाटक से आई है। कर्नाटक के कोप्पल में मानो बादल फट गए और फिर जो हुआ उसका परिणाम देखिए। भारी बारिश के बाद सड़क सैलाब में समा गई। अंडरपास में पानी भर गया। अंडरपास के किनारों से बारिश का पानी लगातार वहां भरता रहा, जिसकी वजह से संकट गहराया और उसी संकट में जा फंसा एक ट्रैक्टर। इस पर ईंट पत्थर लदे थे और कुछ लोग भी सवार थे, लेकिन अंडरपास के पानी की वजह से इन्हें लौटने पर मजबूर होना पड़ा। अब हाहाकारी संकट की दूसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश के शहर अनंतपुर की देखिए। एक घर के बाहर सैलाब का ऐसा सितम टूटा है कि वहाँ सब कुछ जलमग्न है। दरवाजे पर खड़ी स्कूटी तो उसी सैलाब में समा गई है। सड़कों पर पानी ही पानी है। इमारतों में भी पानी भर चुका है। पहली मंजिल पानी के हवाले है और उस पानी में बच्चों को खेलने का मौका मिला है। अब इस सड़क का हाल देखिए। आलम ऐसा है कि कमर भर पानी सड़क पर भरा हुआ है और लोग उसी पानी में चाय पी रहे हैं। पूरा इलाका नदी का हिस्सा जैसा लगने लगा है। अनंतपुर में लगातार मूसलाधार बारिश के बाद संकट गहराया है। सिर्फ दक्षिण ही नहीं, पूर्वोत्तर में भी आसमानी संकट टूटा है। असम बाढ़ जैसी विभीषिका से हमेशा त्रस्त रहा है। एक बार फिर वहां बाढ़ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
असम से सबसे नई तस्वीर धेमाजी जिले से आई है। वहां जोनाई इलाके में बड़े पैमाने पर लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ग्रामीण इलाके जलमग्न हो चुके हैं। हालात ये हैं कि वहां नाव के सहारे जिंदगी कट रही है। आंखों के सामने बाढ़ का पानी सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा है। असम के 4 जिलों में अब तक करीब 20,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और इस आफत से करीब 2 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। हालात तो यूपी में भी बेहद गंभीर है। राज्य के 18 जिलों में हाहाकार है। 6 लोगों की मौत की खबर है। सबसे गंभीर हालात बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में है। अभी एक दिन पहले ही यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बहराइच के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे। वहां उन्होंने हवाई सर्वे किया और पीड़ितों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। प्रत्येक गांव में नाव, राहत सामग्री और ऐसे किचन भी हर जगह शुरू कर कैसे कम लोग 60-70 हजार पैकेट यहाँ बांटे जा रहे हैं। आगे भी ठीक ढंग से देखा जाए, हर चिकित्सा व्यवस्था से लेकर सभी व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत रहे। किसी गरीब को, किसी गांव को या किसी व्यक्ति को तकलीफ किसी प्रकार का न हो, ऐसा निर्देश दिया गया। बहराइच में 200 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गोंडा में भी हालात बदतर हैं। वहां 110 गांवों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। घाघरा नदी खतरे के निशान से 128 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगी है, जिससे मुसीबत और बढ़ गई है। बहराइच से रामबरन चौधरी और गोंडा से अचल श्रीवास्तव के साथ हैदराबाद से अब्दुल बशीर, आज तक ब्यूरो। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज में ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जायजा लेने जा रहे हैं। वो बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में हवाई सर्वेक्षण करेंगे और बाढ़ के हालात की जानकारी लेंगे। उससे पहले सीएम योगी ने बाढ़ के हालात को लेकर समीक्षा बैठक भी बुलाई, जिसमें उन्होंने निर्देश जारी किए मंत्री समूह प्रभावित इलाकों में पहुंचे और राहत कार्यों को तेज करें, लोगों के बीच जाएं। उन्होंने 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाने के भी निर्देश जारी किए हैं। तो आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसमें बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच जिले शामिल हैं, क्योंकि ये बाढ़ और बारिश की चपेट में है। नदियां उफान पर हैं, लोग काफी परेशान हैं और वो राहत की उम्मीद कर रहे हैं। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में तेज हो राहत कार्य। योगी आदित्यनाथ का ये निर्देश। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में बाढ़ से हालात बेहद ही गंभीर हैं। तो देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में बारिश ने कहर बरपा दिया है। अक्टूबर में आमतौर पर बारिश का दौर थम जाता है, लेकिन इस बार इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और शहर शहर बाढ़ से जूझ रहे हैं। पहाड़ों में अब तक रह रहकर लैंडस्लाइड भी हो रहा है। इन दोनों खबरों से जोड़कर एक स्पेशल रिपोर्ट। यूपी से महाराष्ट्र तक बाढ़ का कहर। मूसलाधार बारिश से हर तरफ तबाही। मैदान लबालब, पहाड़ों में लैंडस्लाइड। बेमौसम बारिश से बुरा हाल। बागेश्वर की तस्वीर देखिए। यहाँ जबरदस्त लैंडस्लाइड के बाद कुंवारी गांव में गांव का सबसे बड़ा मकान कुछ इस तरह जमींदोज हो गया। कुछ सेकंडों के भीतर ये घर खाई में समा गया। महाराष्ट्र के वाशिम में बारिश का कहर जारी है। देखिए कैसे पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। नदी उफन रही है और पानी से लबरेज पुल से लोग जाने को मजबूर हैं। यहाँ फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के महाकाल लोक का लोकार्पण किया। महाकाल लोक में भगवान शिव के 8 रूपों के दर्शन के साथ शिव पुराण में वर्णित कथाओं का भी वर्णन किया गया है। शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरागा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरा। महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते।
की शिव भक्ति में महाकाल लोक के रूप में एक और नया अध्याय जुड़ गया, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। महाकाल लोक में मुख्य नंदी द्वार पर करीब 15 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया गया, जिसे रक्षा सूत्र से तैयार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही रिमोट का बटन दबाया और कपड़ा हटते ही महाकाल लोक का लोकार्पण हो गया। जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। शिप्रा के तट पे अवंतिका उज्जैनी नगरी महादेव के मन। महाकाल लोक का लोकार्पण करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह गए और महाकाल को प्रणाम किया। नंदी को हाथ जोड़कर गर्भगृह में दाखिल हुए मोदी शिव के सबसे शक्तिशाली स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर पूजा के लिए बैठ गए। ऋषि मुनि ध्यानी हर 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 कर भस्म लेपन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ई रिक्शा पलटने का वीडियो सामने आया है और खास बात यह है कि गड्ढों से भरी सड़क पर डीएम के आते काफिले को देख साइड ले रहा ई रिक्शा पानी से भरे गड्ढे में पलट गया और आसानी से डीएम का काफिला भी गुजर गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में सड़कें गड्ढा मुक्त जब होंगी तब होंगी। अभी तो जनता अगर क्या सड़क के उन्हीं गड्ढे में गिर जाएगी तो अफसर बगल में झांककर देखने भी नहीं जाएंगे। तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में 15 नवंबर तक सड़कें गड्ढा मुक्त करने का आदेश हुआ और हकीकत सड़कों पर गड्ढे इतने कि जनता भले गिर जाए, वीवीआईपी नहीं आएंगे उठाने। जगह सीतापुर है उत्तर प्रदेश की। जनता यहाँ खुद मोबाइल से वीडियो बना रही है। सड़क के गड्ढे और गड्ढे में भरा बरसाती पानी के बीच से वीवीआईपी काफिला गुजरता दिखता है। आगे पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी आती है। पीछे दावा हुआ कि सीतापुर के डीएम समेत दूसरे अधिकारियों का काफिला गड्ढों से बचकर निकलने लगता है। ये पहली इनोवा कार अधिकारी की गुजरती है। तभी अधिकारियों की गाड़ी के बीच से बचने की कोशिश में आम लोगों से भरा ये ई रिक्शा देखिए, जो सड़क के गड्ढों के आगे किनारे पलट गया। जिन गड्ढों को जल्द भरने का अल्टीमेटम मुख्यमंत्री दे चुके, उन्हीं के बगल से डीएम की गाड़ी गुजर गई। रिक्शा पलट गया, न अधिकारी की गाड़ी रुकी न काफिला। ये पहली गाड़ी अनदेखी करके गुजरी। जनता दौड़ पड़ी बचाने को, लेकिन अब आगे गिनते जाइए। सड़क के गड्ढे में समाकर पलटे जनता से भरे ई रिक्शे को देखकर ये दूसरी गाड़ी भी अधिकारी की नहीं रुकी। स्कूटर लगी है तीसरी गाड़ी, इसने भी एक बार नहीं सोचा कि यहाँ देख ले क्या हुआ। उसके पीछे चौथी गाड़ी, ये पुलिस की जिप्सी की, ये भी नहीं रुकती। लोगों ने सड़क के गड्ढे में गिरे ई रिक्शे को खुद सीधा कर दिया, लेकिन अधिकारियों की ये 5वीं टाटा सुमो भी नहीं रुकी। छठी गाड़ी ये अफसरों की स्कॉर्पियो, ये भी नहीं रुकी। पूरा काफिला डीएम और दूसरे अधिकारियों का गुजर गया। गड्ढे में पलटा ई रिक्शा जनता ने मदद करके उठा दिया। इस तरह ये कहानी और ये तस्वीरें बताती हैं कि जो गड्ढे में अपने सामने गिरते ई रिक्शा और जनता को उठाने के लिए नहीं रुक सकते,
वो अधिकारी सीतापुर के क्या वाकई सड़क के गड्ढे दूर करने की सूझ लेंगे? अरविंद मोहन, सीतापुर, आज तक।